हेलो बच्चों, आइए। हेलो बच्चों, आइए। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, संस्कृत का कारक सूत्र। यानी कुछ महत्वपूर्ण कारक सूत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। सभी कारक सूत्र नहीं, उनमें से कुछ हम छांट कर आपके सामने 4-5 सूत्र लेकर आए हैं। यदि इन चारों सूत्रों को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे बोर्ड परीक्षा में जो 6 नंबर का अनुवाद करने के लिए आता है वो हमारा आसानी से आ सकता है। तो आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं और अगले वीडियो में हम इस पर आधारित अनुवाद देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। कारक सूत्र में पहला हम कारक सूत्र पढ़ेंगे, अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया। यानी कारक सूत्र कह रहा है कि अभितः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। अभितः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। सर्वतः का मतलब क्या होता है? सभी ओर। इन सब के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी अनुवाद होगा संस्कृत में तो लिखेगा, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, घर के दोनों ओर तालाब हैं। इस तरह का यदि अनुवाद रहेगा तो हम उसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे? दूसरा विभक्ति लगाएंगे। कौन सा विभक्ति लगाएंगे? दूसरा विभक्ति लगाएंगे। जैसे देखिए, जैसे हम लिख दिए, विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। विद्यालय के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। तो जहां दोनों ओर आए, चारों ओर आए और सभी ओर आए तो समझ लेना है कि उसमें दूसरा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किसके दोनों ओर है? विद्यालय के। तो हम बनाएंगे विद्यालयम, यानी विद्यालय में दूसरा विभक्ति लगाएंगे तो हम बनाएंगे विद्यालयम। और दोनों ओर, तो दोनों ओर के लिए क्या लिख सकते हैं? अभितः या उभयतः, दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं। तो विद्यालयम अभितः, दोनों ओर वृक्ष हैं। तो दोनों ओर हैं तो कई गो वृक्ष होगा? तो वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति, बहुत से वृक्ष है ना, तो सन्ति लगाते हैं। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। या लिख दे, गांव के सभी ओर, गांव के सभी ओर बगीचा है। गांव के सभी ओर क्या है? बगीचा है। तो यहाँ क्या है? सभी ओर। सभी ओर माने चारों ओर। सभी ओर का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो दोनों ओर हो या चारों ओर हो, इसके अर्थ में कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रामम, ग्रामम यानी गांव के, दूसरा विभक्ति बालकः, बालको, बालका, बालकम, तो बालकम, तो गांव के चारों ओर, तो ग्रामम। इस तरह से भी लिख सकते हैं। या यहाँ ऊपर हम दे देंगे ग्रामम, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ग्रामम। और सभी ओर के लिए क्या लिखेंगे? सर्वतः। सर्वतः या परितः भी लिख सकते हैं, सभी ओर कहो या चारों ओर कहो। तो ग्रामम सर्वतः बगीचा है, तो उद्यानम सन्ति, उद्यानम सन्ति, उद्यानम सन्ति। यानी गांव के सभी ओर क्या है? उद्यान है, यानी बगीचा है। या वृक्ष है, यदि वृक्ष रहता तो वृक्षाः सन्ति। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था। इस सूत्र की सहायता से ये हम बनाएंगे। तो ये दूसरा विभक्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा सूत्र होगा
इसी के आधार पर हम चलेंगे दूसरा सूत्र, जिसको हम बोलेंगे सौहार्थे तृतीया। क्या बोलेंगे? सौहार्थे तृतीया। सौहार्थे तृतीया, सौहार्थे तृतीया। सौहार्थे तृतीया क्या कहता है आपका? ये सूत्र कहता है कि सौ साकम समम, यानी सौ यहां लिखाएगा, सौ साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, सौ का मतलब साथ। एक लाइन में यदि आप समझे तो साथ के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे में राम के साथ सीता बन गई। राम के साथ कौन बन गई? तो सीता। साथ आ रहा है ना, तो साथ के अर्थ में सौ साकम समम सार्धम, ये तीनों चारों का अर्थ क्या होता है? साथ ही होता है। तो इसके अर्थ में तीसरा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम के साथ, तो राम के साथ में सीता जा रही है, तो राम में तीसरा विभक्ति लगाएंगे। तो राम में, राम का तीसरा विभक्ति में चलेंगे तो क्या होगा? रामेण होगा। क्या होगा? रामेण। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, आ बालकेन तृतीया एक विभक्ति, तो बालकेन तो रामेण। रामेण सह, रामेण सह यानी राम के साथ, सीता यानी सीता, वनम यानी वन को, आ गई गतवती। गतवती माने गई या अगछत, गच्छ माने जाना होता है। लंग लकार में चलेंगे तो अगछत, अगछताम, अगछन, तो अगछन भी हम लोग लिख सकते हैं, अगछत। या गतवती माने गई, यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीता बनम गतवती या अगछत, गया गई। चलिए अब यहीं लिख देते हैं दूसरा, पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। पिता किसके साथ बाजार जाता है? पुत्र के साथ बाजार जाता है। तो पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, तो किसमें तृतीय विभक्ति लगेगी ये समझना है। जैसे राम के साथ सीता बन गई तो राम में लगा, तो पिता पुत्र के साथ जाता है ना, तो ये पर ध्यान देना है। ये न कि पिता में नहीं लगा देना है। किसके साथ पिता जा रहा है? पुत्र के साथ, तो पुत्र में तीसरा विभक्ति लगेगा। तो पिता पुत्रेण सह, यानी पिता जो है पुत्र के साथ, तो पिता पुत्रेण सह कहाँ? तो हाटम यानी बाजार, हाटम यानी बाजार आ जाता है ना, तो गच्छति, गच्छति माने जाता है। तो पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। ये आपका दूसरा उदाहरण हुआ सहार्थी तृतीया का। और हम तीसरा एक और समझते हैं, लिख दे तीसरा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि राम और लक्ष्मण के साथ सीता भी बन गई। है बोला जो चीज देख रहे हैं ना, राम के साथ सीता बन गई, यही लिख दिया गया कि राम और सीता के साथ। तो रामेण च लक्ष्मणेन यानी दोनों के साथ, तो रामेण च लक्ष्मणेन या रामेण
लक्ष्मणेन च सीता वनम गतवती। समझ रहे हैं ना। तो इसको ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र माने जाते हैं कारक सूत्र के। इन दोनों पर एक जरूर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर 1 या 2 प्रश्न रहते हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा है येनांग विकार। येनांग विकार सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि जिस अंग सूचक शब्द से, जिस अंग सूचक शब्द से अंगी का अंग, अंगी का अंग विकृत माना जाए या खराब माना जाए, अंगी का अंग खराब यानी विकृत माना जाए, उस अंग सूचक शब्द में, उस अंग सूचक शब्द में कौन विभक्ति होती है? उस अंग सूचक शब्द में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी देखिएगा, येनांग विकार का मतलब शरीर के कोनो अंग में यदि कोई विकृति आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो ओकरा में हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। तो अंगी का अंग, अंगी का अंग यही समझना है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो अंगी का अंग, मोहन अंगी हुआ। अंगी का अंग कौन सा अंग? तो पैर। लंगड़ा है तो कौन चीज से लंगड़ा है? पैर से ना। तो पैर में विकृति है, पैर में खराबी है। तो जो खराब होगा उस अंग सूचक शब्द में, माने कौन अंग सूचक शब्द में? जिस अंग सूचक शब्द में विकृति हो, खराब हो, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मोहन पैर से लंगड़ा है बनाइए तो मोहन में नहीं लगा देंगे। यही समझना है, यहीं पर बच्चे सब गलत करते हैं। मोहना, मोहना पैर से लंगड़ा है तो पैर में लगाइए पादेन। बालकेन होता है ना तीसरा में, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, और बालकेन। तो मोहना पादेन यानी पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो खंजा, खंजा मने लंगड़ा, खंजा मने लंगड़ा। तो मोहन पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो मोहना पादेन खंजा अस्ति। उसी तरह दूसरा एक लिखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है कि राम कान से बहरा है। मोहन, राम कान से क्या है? बहरा है। तो किस अंग में खराबी है? तो कान में। तो लिखेंगे राम कर्णेन। बहरा है, बहरा का बधिरा, बधिरा अस्ति, बधिरा अस्ति यानी राम कान से बहरा है। तो जिस अंग सूचक शब्द में खराबी होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? तीसरा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हुआ 2 और भी इस पर बनाया जा सकता है। मंथरा पीठ से कुबड़ी थी। सुने हैं ना माँ? मंथरा का नाम, मंथरे के चलते पूरा क्या बोलते हैं, हाँ रामायण हो गया। राम यानी मंथरा जो थी पीठ से एक कुबड़ी थी, यानी उसके पीठ पर कुछ डीला टाइप का निकला था, उसी को ना कुबड़ा बोलते हैं। तो किस में खराबी है? ओकरा पीठ में। तो किस में तृतीय विभक्ति लगेगा? पीठ में। तो मंथरा पृष्ठेन कुब्जा आसीत, कुब्जा आसीत।
अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि ये तीनों जो सूत्र हम बताएं, पहला जो बताए, दूसरा बताए और ये तीसरा बताए। पहला क्या बताए थे? अभिता परिता उभयता सर्वता योगे द्वितीया। दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर के योग में दूसरा विभक्ति लगता है। तीसरा हम लोग पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? सहार्थे तृतीया। तो सहार्थे तृतीया में क्या हुआ था कि सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति, यानी साथ के अर्थ में तीसरा विभक्ति। और तीसरा है क्या पढ़े? ये नांग विकार, यानी यदि किसी अंग में विकृति आ जाती है तो उस अंग सूचक शब्द में कौन विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है ना? तो ये 3 गो सूत्र आज अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कल हम फिर इसके अगले 3 सूत्र छांट कर लाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये छांट दिए हैं ताकि आपको बहुत आसान भाषा में जो आपका 6 नंबर का आता है अनुवाद, वो न छूटना चाहिए। ठीक है।